हेलो एवरीवन। बेटा अपन लोग पिछली बार ऑडिट रिस्क क्या होता है ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज दोबारा थोड़ी बहुत बातें बता रहा हूँ ऑडिट रिस्क के बारे में। क्या है मेरा ऑडिट रिस्क? कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ ऑडिट रिस्क के बारे में, कुछ मिसकंसेप्शन वगैरह तुम्हारे जो है वो दूर कर रहा हूँ, ठीक है। आओ मैं तुम्हें दूर करता हूँ तुम्हारे मिसकंसेप्शन ऑडिट रिस्क को लेकर। आज की क्लास में ऑडिट रिस्क से रिलेटेड कोई डाउट रहेगा ही नहीं तुम्हारे दिमाग में। चलो देखना ध्यान से। अगर आज बच्चा एग्जाम दे रहा है, मैं तुम्हें ऑडिट रिस्क के बारे में आज पूरा क्लियर कर दूंगा, पूरा ऑडिट रिस्क होता क्या कंप्लीट, ठीक है। 1 रुपये का भी शक या डाउट नहीं रहेगा दिमाग में। तो आज की बहुत भारी क्लास है, ध्यान से सुनना। अगर मान लो एक बच्चा एग्जाम दे रहा है और एग्जाम में कौन सा दे रहा है? सीए फाइनल का, ठीक है। तो सीए फाइनल के एग्जाम में कोई रिस्क है क्या? बच्चा एग्जाम देगा उसमें कोई रिस्क है क्या? क्या वो बच्चा फेल भी हो सकता है? फेल भी हो सकता है को रिस्क बोलते हैं। बिजनेस रिस्क पढ़े थे छोटी कक्षा में 11th क्लास के अंदर, बिजनेस के अंदर बिजनेस रिस्क पढ़े थे। उसमें बोला था पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और इनसफिशिएंट प्रॉफिट, ये लाइन आई थी। लाइन पॉसिबिलिटी ऑफ, एक बात याद रखना, रिस्क का मतलब होता है चांस, पॉसिबिलिटी। सर्टेनिटी को रिस्क तो नहीं बोलते कि भाई ये तो होगा ही होगा, ये मशीन 1 साल के बाद खराब होगी ही होगी, रिस्क तो नहीं है, होगी होगी कंफर्म है। तो सर्टेनिटी को तो रिस्क बोलते नहीं है। तो रिस्क का मतलब होता है चांस, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। चांस, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सारे वर्ड प्रोबेबिलिटी के सिनोनिम्स जितने भी वर्ड होते हैं वो सब रिस्क कहलाते हैं। अब किसका चांस? पॉसिबिलिटी को रिस्क नहीं बोलते, पॉसिबिलिटी को क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। मगर किसका चांस, किसकी पॉसिबिलिटी? लॉस होने की, कोई नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी हो ना। अब एग्जाम में नुकसान क्या हो सकता है? फेल होना। उससे बड़ा नुकसान क्या होगा? ठीक है। तो एग्जाम की अगर रिस्क बोलूं तो रिस्क ऑफ फेल इन ए, चांस ऑफ फेल इन एग्जाम, एग्जाम में फेल होने का चांस, उसे रिस्क बोलते। तो तुमसे कोई पूछे रिस्क ऑफ एग्जाम, एग्जामिनेशन रिस्क क्या है? ऑडिट रिस्क पढ़ रहे ना मन, एग्जामिनेशन रिस्क क्या है? तो तुम क्या बोलोगे? फेल होना, चांस, फेल होने का जो चांस होता है, पॉसिबिलिटी होती है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ फेल इन एग्जाम, एग्जाम में फेल होने की पॉसिबिलिटी, उसे बोलते हैं एग्जाम रिस्क। अब सुनना ध्यान से, देखो अगर बच्चा एग्जाम दे रहा है तो उसने एग्जाम की प्रिपरेशन जो करी है, एक है इनएप्रोप्रिएट तरीके से, इनएप्रोप्रिएट वे, और एक है एप्रोप्रिएट तरीके से। यानी दूसरा वर्ड अगर यूज करूं तो मैं केयरलेसनेस यूज कर सकता हूं, सही है। मेरे को इंग्लिश ज़्यादा आती नहीं वैसे। और यहां पर केयरफुली वर्ड यूज कर सकता हूं, ठीक है। अब जो बच्चा केयरलेसनेस है, बिल्कुल मतलब केयरलेस बच्चा है, बिल्कुल ढंग से पढ़ाई नहीं करता, लापरवाही कर रहा है, पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा तो नहीं पढ़ रहा, मन का मालिक है, किसी की नहीं सुन रहा, ठीक है, मतलब ही नहीं है भाई, खतरों के खिलाड़ी से आया अभी। तो ऐसा जो बच्चा है जिसको कोई परवाह नहीं है, कोई मतलब नहीं है, मस्ती में काम कर रहा है अपना, ठीक। तो अगर ऐसा बच्चा मान लो पास हो जाए, तुम ऐसे बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करोगे? ऐसे बच्चे से फेल, सिंपल सी बात है। पढ़ ही नहीं रहा, अपने मन से चल रहा है, पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा तो नहीं पढ़ रहा, ठीक है, उल्टे सीधे तरीके से पढ़ रहा है। कभी पढ़ा तो पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा। संडे आया तो एंजॉय कर रहा है, और ऐसा एंजॉय कर रहा है कि शनिवार को भी कर लेता है, संडे को भी कर लेता है, 2 दिन तक एंजॉय कर रहा है भाई साहब। कोई छुट्टी उट्टी आएगी तो मस्ती कर रहा है, मजे कर रहा है, पढ़ाई लिखाई से मतलब ही नहीं है भाई, ठीक है। तो ऐसा बच्चा कोचिंग नहीं आ रहा, कोचिंग की छुट्टी कर रहा है, टेस्ट नहीं दे रहा। अब ऐसा बच्चा जो होगा ना टेस्ट दे, ना कोचिंग आए ढंग से, ना कोई जवाब दे, कभी कुछ पूछे तो उसको ये भी पता नहीं है कभी कौन सा चैप्टर चल रहा है, तो उससे अपन एक्सपेक्ट करते हैं वो फेल होगा। क्या होगा? फेल। तुम्हें दिमाग में कोई पर्सन को सोचना नहीं है, अपन ऐसे नहीं सोचो कौन सा पर्सन तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, तुम सोचो हाँ ये नहीं होगा पास। आ जाओ बेटा, कोई भी नहीं आ रहा मेरे दिमाग में, मैं तो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ। अब क्या होगा? ऐसे बच्चे से अपन एक्सपेक्ट करेंगे तो फेल होगा। तो अब समझो तुम लोग, इसके फेल होने के चांस अपन मान लेते हैं 90% चांस फेल होने के, ठीक है, और 10% चांस पास होने के, ठीक है। यानी अगर ये बच्चा पास हो जाए, नहीं क्या क्यों रिस्क है, ये रहा तू पास हो जाए तो रिस्क है। रिस्क का मतलब समझ लो, एक बात दिमाग में फिट कर लो, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ही रहेगा रिस्क। तो कोई नुकसान होना ही चाहिए,
ठीक है, पास हो गया तो रिस्क है। अभी ये बच्चा पास हो जाए, ठीक है, अब सपोज करो तुम उसके बारे में ये सोच के, मैंने तुमसे बोल रहा हूँ एक लड़का था पूरे साल नहीं पढ़ा बेटा, कुछ भी नहीं पढ़ा, ऐसा तुम्हें कहानी सुना रहा हूँ उस लड़के की बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने कहा बेटा वो लड़का पता है क्या हुआ? हाँ सर पता है क्या हुआ। मैंने कहा क्या? सर फेल ही हुआ होगा कंफर्म। मैंने कहा बेटा पास हो गया। हाँ क्या बात कर रहे हो सर, पास हो गया वो? तो क्या निकलेगा, लाइन क्या निकलेगी मुझसे? कोई ऐसा बच्चा पास हो जाए इसको नहीं होना चाहिए था, तो अपन क्या बोलते, इसके तो हाँ इसके तो किस्मत अच्छी है, इसके तो नसीब अच्छी है, ये निकलता है ना। ऐसे बच्चे के पास होने में लक की बात आ जाती है, लक, इसका लक अच्छे है, बहुत नसीब अच्छा है। अब ये बच्चा बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा है, केयरफुली पढ़ाई कर रहा है, बराबर अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन मुझे बताओ क्या जो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से काम करे, बराबर पढ़ाई लिखाई करे, ठीक है, तो क्या उसके 100% चांस होते हैं पास के? नहीं, 10% फेल के 90% ये रिवर्स हो जाता है, 90-10 10-90 बन जाता है। लेकिन ऐसे थोड़ी बोल सकते 100% चांस है पास ही होगा, भाई कुछ भी अनसर्टेनिटी आ सकती है यार, ठीक है। उसको लास्ट में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, घर में कोई ऐसा इश्यू बन गया कि वो बेचारा टेंशन में रहा, वो पेपर देने गया तो अच्छे से नहीं दे पाया पेपर, या पेपर के टाइम पे उसको को ऐसा डर लगा, वो बिल्कुल हालत ख़राब हो गई उसकी, तो नहीं दे पाया, सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाया। तो पढ़ा तो सब अच्छे से वो, मगर फिर 3 घंटे भी तो मैटर करते हैं ना वहाँ पर, तुम कैसे पेपर दे रहे हो, बहुत मैटर करते। वो पूरी एक अलग कहानी है बेटा, 3 घंटे एक अलग कहानी है, और तुम्हारा वो पूरी पढ़ाई की एक अलग कहानी है, ठीक है। तो तुम्हारा जो 6 महीने 8 महीने की पढ़ाई है उसकी एक अलग कहानी होती है, 3 घंटे की एक अलग कहानी होती है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है, तो इसीलिए क्या होता है अपन पूरा मेजर वेजर दे दुआ के इससे बिल्कुल हो जाते हैं सेटिस्फाई। मेंटली प्रिपेयर भी होना चाहिए ना, क्योंकि थोड़ा सा भी डर रहा तो डर एग्जाम में दिख जाएगा 3 घंटे के अंदर। इसीलिए चांस फेल होने के तो रहेंगे ही रहेंगे, थोड़े बहुत ही रहे भले। तो यहाँ पर क्या है, अपन ऐसे बच्चे को बोलेंगे यार देख अच्छे से करना जो भी करे, क्योंकि रिस्क है, फेल हो सकता है। इसके लिए थोड़ी सोचेंगे अपन, देख जो भी करे अच्छे से करना, रिस्क है तू फेल हो सकता है। अरे रिस्क नहीं है तो फेल ही होगा, ये तू पढ़ाई नहीं करता, ठीक है, तो तू फेल ही होगा। तू पास हो गया तो हम ये बोलेंगे नसीब से हुआ है, ठीक है। हम तेरे फेल होने पे चौंकेंगे क्या? पास होने पे चौंकेंगे ना, ठीक है। अब तुम समझो बात को, समझना मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं रिस्क की बात अगर करें तो रिस्क की बात कैसे पर्सन के लिए करेंगे, इसके लिए, इसके लिए, केयरलेस के लिए, केयरफुल के लिए, केयरफुल के लिए। समझो बात को। अब सीए तुम्हें, आईसीआई तुम्हें कौन सा ऑर्डर बनाना चाह रहा है, केयरलेस या केयरफुल? ये बनाना चाह रहा है ना। तो आईसीआई किसके कॉन्टेक्स्ट में बात करेगा रिस्क की? केयरफुल के कॉन्टेक्स्ट में बात करेगा। केयरलेस के कॉन्टेक्स्ट में क्यों बात करेगा? आईसीआई तुम्हें केयरलेस बनाने नहीं चाह रहा। अरे आईसीआई तुम्हें पूरा तरीके से पढ़ा रहा है, समझा रहा है, बोला ऐसे ऑडिट करो, ऐसे करो, ये आया तो ऐसे करो, ये प्रॉब्लम आया तो ऐसे डील करो, ऐसा समझा रहा है ना तुम्हें, पूरा पूरी बुक बना दी। और इंटर में देने के बाद किस में दे रहा है दोबारा? ऑडिट फाइनल में। या 2 बुक दे रहा है, 3 देगा, एक और बढ़ा देगा, और पूरा इंटर भी पढ़ो वहां पर, पहली बुक पूरी इंटर की आएगी, ठीक है। अब इतना कोई तुम्हें पढ़ाए और चलो 2 साल की ट्रेनिंग में सीखोगे क्या? पहले 3 साल की थी, अभी 2 साल की कर दी, क्या सीखोगे? ऑडिट करना सीखोगे। तुम्हें एक तो पढ़ा रहा है 2-2 बार, ठीक है, यहाँ 2 बुक पढ़ा रहा है, वहां 3 बुक पढ़ा रहा है, उसके बाद तुम्हें 2 साल की ट्रेनिंग और करवा रहा है, ये बनाने के लिए। ये कॉमन सेंस की बात है यार, ये बनाने के लिए। तो जब आईसीआई रिस्क की बात करेगा तो कैसे पर्सन के लिए करेगा? ऐसे बंदे के साथ जो सिंसियर वे में अपनी ऑडिट कर रहा है, जो सही तरीके से ऑडिट कर रहा है, तो उसके लिए रिस्क की बात कर रहा है। अरे इसके लिए तो रिस्क ही है। ये इनएप्रोप्रिएट डेज में कोई, ये तो नेचुरल बात है, नॉर्मल बात। इसके लिए फेल होना तो नॉर्मल बात है, नेचुरल बात है, ऑब्वियस बात है, इसमें कोई चौंकने की बात ही नहीं, ऑब्वियस बात है, ऑब्वियस। समझते हो तुम वर्ड ऑब्वियस? ऐसे बंदे के लिए, ऐसे सीए के लिए गलत ओपिनियन देना तो ऑब्वियस बात है। उसमें काहे का रिस्क की बात कर रहे हो तुम? सर लेकिन देखो ना रिस्क की बात है तो सही, मतलब 90% चांस ज्यादा रिस्क है। अरे ऐसे के लिए बात ही नहीं करते। पर सीए, आईसीआई तुम्हें ऐसा सीए बना ही नहीं रहा। समझो बात को, आईसीआई तो तुम्हें ये बना रहा है, ये तुम एप्रोप्रिएट वे यूज करोगे ऑडिट करने में, एप्रोप्रिएट तरीका यूज करोगे, तुम सिंसियरली ऑडिट करोगे, तुम केयरफुल तरीके से ऑडिट करोगे, ठीक है, तो ऑडिट रिस्क रहेगा फिर भी। बस तुम क्या करोगे कि तुम अच्छे सिंसियर तरीके से करोगे ना, केयरफुल होकर करोगे, तुम लोग प्लानिंग और परफॉर्म अच्छे तरीके से प्लानिंग करोगे ऑडिट को करने से पहले, तो इससे क्या हो जाएगा? ऑडिट रिस्क रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल। ये रट लेना लाइन, रिड्यूस टू एक्सेप्टेबल लो लेवल, ये फिक्स है, हर जगह आएगी लाइन, ठीक है। तुम लोग अपने रिस्क को एक्सेप्टेबल लो लेवल तक कम कर सकते हो, ठीक। अब सुनो,
अपन अब इसकी बात करेंगे। अब दिमाग में ऐसा सीए होना चाहिए तुम्हारे। यह ऑडिट रिस्क का मतलब ये नहीं है कि सीए लापरवाही से ऑडिट कर रहा है, ठीक है, और लापरवाही से ऑडिट करने में उसने क्या कर दिया, क्वालिफाइड ओपिनियन की जगह अनक्वालिफाइड दे दिया, अनमोडिफाइड दे दिया, मॉडिफाइड की जगह अनमोडिफाइड दे दिया, ठीक है। ऐसे की बात नहीं हो रही यहां पर। लापरवाही से ऑडिट कर रहा है, लापरवाही से करेगा ऑडिट तो ऑब्वियस बात है ना, क्या देगा, अनमोडिफाइड, सॉरी इनएप्रोप्रिएट देगा, इनएप्रोप्रिएट वर्ड यूज करो, क्या देगा, इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन देगा। अरे एप्रोप्रिएट तरीका ही नहीं है जब उसका, तो ओपिनियन कैसा देगा वो, इनएप्रोप्रिएट तरीके से करेगा तो सिंपल सी बात है ना। तो ऐसे लापरवाही की बात नहीं कर रहे, ठीक है। इसीलिए दिमाग में ये कंसेप्शन मत बिठा लेना, या कहीं पे तुम सुन लो यूट्यूब वगैरह पे, तो गलत है जिसने भी ये बोला है लापरवाही से ऑडिट करना, ठीक है, ये तो बात ही गलत है। अब समझ में आ रहा है लापरवाही से ऑडिट करना बात क्यों गलत हो गई। हाँ, तो तुम इस सीए की बात कर रहे हो, तो इसके लिए ऑडिट रिस्क की बात करेंगे। अब दिमाग में ये सीए, ये वाला सीए होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, ये अच्छा सीए, ठीक है, ये लापरवाह सीए नहीं होना चाहिए दिमाग में, ठीक है। तो ये सीए ऑडिट करेगा, अच्छे से करेगा, प्लानिंग व्लानिंग सब बढ़िया रहेगी, तो ये अपने ऑडिट रिस्क को रिड्यूस कर सकता है टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल। लेकिन ये गारंटी नहीं दे देगा कि मैंने अगर बोल दिया कि फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट है तो फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट ही है, मिस स्टेटमेंट मिलेगा ही नहीं, ये गारंटी है क्या। क्या सीए अगर अच्छे से काम करके ये ओपिनियन दे दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू और फेयर व्यू दे रहा है, ये दे दे, तो क्या तुम्हें मिस स्टेटमेंट नहीं मिल सकता, क्या तुम्हें मटेरियल स्टेटमेंट मिल सकता है, मटेरियल स्टेटमेंट मिल सकता है, मटेरियल स्टेटमेंट मिल सकता है, एमएमएस मिल सकता है, एमएमएस मटेरियल स्टेटमेंट मिल सकता है। समझ गए बात, कोई डाउट, ठीक है। क्योंकि रिस्क तो रहता है, भले कम कर दो, 5 कर दो यार, भले 5 कर दो, 2 कर दो, 1 कर दो, रहेगा तो सही, रिस्क तो रहेगा, ठीक है। तो अपन इस ऐसे वाले रिस्क की बात करते हैं, ठीक। और ऐसे लापरवाही से तुम काम करोगे, तुम इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दोगे, क्या रिस्क है क्या, अरे स्वाभाविक है, रिस्क नहीं है, स्वाभाविक है, ऑब्वियस है। चलो अभी इतनी बात समझ में आ गई रिस्क के बारे में, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। चलो अपनी कहानी यही घूमेगी अभी थोड़े टाइम तक। क्या रिस्क होता है और क्या रिस्क नहीं होता, अभी ये समझ ले। अभी तो देखा इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन रिस्क होता है, लेकिन तुम्हारे बुक में एक लाइन लिखी हुई थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती है, गलती फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती है, ठीक है। और तुम ओपिनियन क्या दे रहे हो, फ्री, बिल्कुल ट्रू और फेयर व्यू दे रहा है। अब इसमें मिस स्टेटमेंट है और तुम दे रहे हो अनमोडिफाइड, ठीक है। चलो अब ओपिनियन की थोड़ी किस्म देख लो, चलो अभी बाद में दिखाता हूँ, इसको हटाना पड़ेगा फिर। हाँ, तो तुम लोग ओपिनियन कौन सा दे रहे हो, अनमोडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो, ठीक है। तो अब ध्यान से एक बात सुनो, ये कह रहा है कि अगर मान लो, इसको तो ऑडिट रिस्क बोलते हैं कि हो सकता है इसमें मिस स्टेटमेंट हो और तुम अनमोडिफाइड दे दो, लेकिन ये कह रहा है कि हो सकता है इसमें कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है और तुम क्या दे दो, मॉडिफाइड दे दो, इसे ऑडिट रिस्क नहीं बोलते। सर मान लो इसमें मिस्टेक नहीं है, कोई भी मिस्टेक नहीं है इसमें, ठीक है, तो सामने वाला वो दे दे, क्या बोलते, मॉडिफाइड, बोल दे गलती है ऐसा, तो इसको रिस्क क्यों नहीं माना। फिर बच्चे ने कहा था इमेज भी तो खराब होगी उससे फर्म की इसको ऑर्डिनरीली इनसिग्निफिकेंट बोला है। ऑर्डिनरी क्या है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसी चीज, ऐसे होने के चांस ना के बराबर होते हैं, ना के बराबर। क्यों ना के बराबर होते हैं, तुम समझो तुम्हें गलती होकर भी ना मिलने का चांस हो सकता है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, सुनना, अगर इसमें मिस स्टेटमेंट है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट, और तुम केयरफुली ऑडिट कर रहे हो, केयरफुली बहुत ध्यान से कर रहे हो, उसके बाद भी चांस है कि ना मिले, तुम कॉमन सेंस लगाओ थोड़ी सी। मैं तुम्हारे आज सारे सवालों को, सारी चीजों को क्लियर कर दूंगा, दिमाग में कुछ रहेगा ही नहीं, कोई सवाल ही बाकी नहीं रहेगा। सवाल ये आता है कि अगर ये क्लीन है, बिल्कुल कोई गलती है ही नहीं इसके अंदर, और ऑडिटर क्या दे दे, मॉडिफाइड ओपिनियन दे दे, भाई वो बता दे इसमें गलती है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, ऐसा बोल दे रिपोर्ट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, तो इसको ऑडिट रिस्क बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि अपने आईसीआई ने बोला है इसको, ये ऑर्डिनरीली इनसिग्निफिकेंट, ये वर्ड याद रखना, ऑर्डिनरीली इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट वर्ड याद रखना, मेन दो, ठीक है। चलो अब मैं तुमसे कह रहा हूं ये ऑर्डिनरली इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या हुआ,
कि इसके चांस ना के बराबर है। क्यों ना के बराबर है? तुम सोचो कि अगर इसमें मिस स्टेटमेंट है तो केयरफुली ऑडिट करने में भी रिस्क होता है कि ना मिले, तो है ही नहीं तो मिले ही कहां से? समझ रहे हो? समझ गए? एक बार और, इसमें अगर मिस स्टेटमेंट है, इसमें अगर मिस स्टेटमेंट है ना, और तुम लोग केयरफुली ऑडिट कर रहे हो, बहुत ध्यान से कर रहे हो, प्लानिंग परफॉर्मेंस अच्छे तरीके से, बिल्कुल सिंसियर वे में, तो भी चांस क्या है कि वो ना मिले। यही तो रिस्क है। तो जब होने पर मिलना इतना मुश्किल होता है, तो जब हो ही ना तो मिलेगी कैसे बेटा? हाँ, समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? समझ रहे हो तुम लोग? जब हो ही ना तो कैसे मिल जाएगी? आई बात समझ में? जब है तभी नहीं मिल पा रही, मतलब तभी ना मिलने के चांस, ना मिलने के चांस होते, थोड़े बहुत भी होते तो होते तो है। केयरफुली कर रहा है बंदा जबकि, तब भी ना मिलने के चांस होते तो है थोड़े बहुत। तो तुम सोचो कि ऐसा बंदा जो केयरफुली काम कर रहा है, उसमें है ही नहीं तो उसको मिलेगी कहां से? जो है ही नहीं तो मिलेगी कहां से? समझो ना, कॉमन सेंस की बात है। ना कोई एरर किया कंपनी ने, ना कोई फ्रॉड किया, मटेरियल स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, उसको मिल गया। अच्छा, जब मतलब जब था तब तो उसको मिल नहीं रहा था, और जब कुछ किया ही नहीं तो मिल गया, तो कितनी इनसिग्निफिकेंट बात है ना? इनसिग्निफिकेंट, लेस इम्पोर्टेंट, कोई ये कोई महत्व रखता ही नहीं है। इसीलिए इसको क्या नहीं बोला? ऑडिट रिस्क नहीं बोला। अभी समझ में आती है बात, है ना? अच्छे से, बिल्कुल परफेक्ट। चलो, दो बात हो गई। अब करता हूं तीसरी बात। पहली बात में ये बताया ऑडिट रिस्क क्या होता है, दूसरी बात में ये बताया ऑडिट रिस्क क्या नहीं होता, तीसरी बात एक और बताऊंगा, उसमें भी ये बताऊंगा ऑडिट रिस्क क्या नहीं होता। यानी कि दो चीज ऑडिट रिस्क नहीं होती। ठीक है, देखो बेटा, ये बच्चा अच्छे से मेहनत किया इसने, इसके फेल होने के चांसेस 10% ही थे, ये फेल हो गया। ये मेरा भाई हो गया फेल, हो गया। अब एक डिप्रेशन में चला गया फेल होने के बाद। तुम लोग मत जाना कभी, स्वाभाविक बात है फेल होना, चला जाओ। तो अब ये डिप्रेशन में चला गया, ठीक, चला गया। तो ये डिप्रेशन में जाना क्या एग्जामिनेशन रिस्क है क्या? या एग्जामिनेशन रिस्क तो सिर्फ फेल होना है? सिर्फ फेल होना है, ठीक है। फेल होने में ये डिप्रेशन में नहीं गया, ये हीरो बन के बैठ गया, मतलब कुछ टेंशन ही नहीं है। पापा ने देख लिया, पापा ने दे थप्पड़, साले पढ़ाई लिखाई करता नहीं है, टाइम पास करता है, फेल हो गया, अफसोस ही नहीं दे रहा कुछ। हाँ, पीटा पापा से, पापा से पिटने का रिस्क एग्जामिनेशन रिस्क होता है क्या? नहीं होता, नहीं होता, ठीक। मतलब एग्जामिनेशन रिस्क तो क्या है? एग्जाम में फेल हो। अब बिजनेस रिस्क पढ़ते छोटी कक्षा में, है ना? पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, बिजनेस रिस्क, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, इनसफिशिएंट प्रॉफिट, ये पढ़े थे। तब वो एग्जाम्पल देता था उनको, एग्जाम्पल में लिखता था कि फायर, थेफ्ट, नेचुरल कैलेमिटीज, ठीक है, डिमांड का चेंज हो जाना, ठीक, डिमांड का बदल जाना रिस्क होता है। ऐसा अलग अलग अपन को एग्जाम्पल देता था। प्रेफरेंस चेंज होना, कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज हो जाना, बदल जाना। तो कोई केस आ जाए अपने ऊपर, अपन हार जाए, हारने की पॉसिबिलिटी, ये सब रिस्क है। अब ये सब बिजनेस रिस्क होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर सीए गलत ओपिनियन दे दे, गलत ओपिनियन, ठीक है, सीए क्या दे दे? गलत ओपिनियन, ऑडिट रिस्क होता है ना। क्या होता है ऑडिट रिस्क? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? मटेरियली मिसस्टेटेड है। उस केस में हम क्या दे रहे हैं? इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन, यानी कि अनमोडिफाइड ओपिनियन, क्लीन ओपिनियन दे रहे हैं। वो है तो क्या? मटेरियली मिसस्टेटेड, क्या है वो? और हम क्या दे रहे हैं? क्लीन ओपिनियन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये रिस्क है। अब मान लो हमने क्या दे दिया? अनमोडिफाइड क्लीन ओपिनियन, ट्रू एंड फेयर व्यू दे दिया, दे दिया। और उसमें क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है? मटेरियल, और हमने दे दिया क्लीन ओपिनियन, दे दिया। अब मान लो ये बात पता चल गई, थोड़े टाइम बाद पता चल गई, तो क्या होगा? हो सकता है सीए के रेपुटेशन डैमेज हो जाए, खराब हो जाए, पहला। दूसरा बनने पड़ता प्रोफेशनल एक्शन, जिसको प्रोफेशनल बॉडी लेकर आए, ठीक है, सॉरी रेगुलेटरी एक्शन जो प्रोफेशनल बॉडी लाए, और लीगल एक्शन जो इंटेंडेंट यूजर लेकर आए, ब्रॉड बाय इंटेंडेंट यूजर, ठीक है, लीगल एक्शन। तो मान लो उसमें केस वेस चले, ठीक है। तो क्या ये केस वगैरह चलना, ये लिटिगेशन वगैरह, ये सब केस वगैरह चलना सीए के ऊपर, केस में हारना करना, ये सब ऑडिट रिस्क है क्या?
ये ऑडिट रिस्क है? नहीं, इसे बोलते हैं बिजनेस रिस्क। क्या बोलते हैं? बेटा समझो, बच्चा एग्जाम में फेल हुआ और फेल के कॉन्सिक्वेंस में वो डिप्रेशन में चला गया, ये कॉन्सिक्वेंस है फेल का। तो क्या डिप्रेशन एग्जामिनेशन रिस्क है क्या? नहीं, एग्जामिनेशन रिस्क तो पास और फेल था, सॉरी फेल, पास नहीं, सॉरी पास नहीं, फेल। एग्जामिनेशन रिस्क तो क्या था? फेल था, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ फेल, ये था एग्जामिनेशन रिस्क। तो ये तो था पॉसिबिलिटी ऑफ डिप्रेशन, भाई ये तो कॉन्सिक्वेंस है। ऐसे ही अगर ऑडिट रिस्क क्या होता है? इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन देना। अब अगर वो दे दे, यहां पर रिस्क था 10% फेल होने का, अब अगर वो हो गया तो ये हुआ 10% रिस्क है इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन देने का, अगर तुम केयरफुली ऑडिट कर रहे हो मान लो, ठीक है। तो अगर वो दे दे, क्या दे दे? इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन, ट्रू और फेयर दे दे मगर मल्टीपल स्टेटमेंट है, उसकी वजह से उसके कॉन्सिक्वेंस में उस पर केस हो जाए या उसकी इज्जत खराब हो जाए, डैमेज हो जाए, रेपुटेशन वगैरह ऐसा कुछ हो, नाम खराब हो जाए, एडवर्स पब्लिसिटी हो जाए उसकी, ठीक है। तो मुझे बताओ ये ऑडिट रिस्क है क्या? नहीं, ये तो ऑडिट रिस्क के कॉन्सिक्वेंसेस है, इसे बोलते हैं बिजनेस रिस्क, ठीक है। अब इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दिया, लोगों को पता पड़ा इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन ऑडिट रिस्क था, ठीक है, कि वो दे या ना दे, हो सकता है दे भी दे। इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन देने का जो चांस होता है, पॉसिबिलिटी होती है, ऑडिट रिस्क होता है। उसने दे दिया, दे ही दिया, ठीक है, लोगों को पता पड़ गई बात, उसके लिए क्या हुआ? उसकी पब्लिसिटी एडवर्स हुई, खराब पब्लिसिटी हुई, नाम खराब हुआ, रेपुटेशन डैमेज हुई, ठीक है। तो ये ऑडिट रिस्क है क्या? नहीं, ये कौन सा रिस्क है? बिजनेस रिस्क, समझ गए। अब इसकी वजह से डिप्रेशन में आ गया, ऑडिट के इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन की वजह से नाम खराब हुआ, ये बिजनेस रिस्क। नाम खराब होने की वजह से वो डिप्रेशन में आ गया, ये कौन सा रिस्क? ना बिजनेस और ना ऑडिट। बेटा डिप्रेशन वगैरह में बिजनेस रिस्क कौन सा हो गया? कभी कोई बिजनेस के अंदर तुम जाओगे तुम ऐसे बोलेंगे, देख तू जो बिजनेस कर रहा है ना उसमें रिस्क है, बताओ कौन कौन से? आग लग सकती है, चोरी हो सकती है, डिप्रेशन में आ सकता है, डिप्रेशन में आ सकता है, बिजनेस रिस्क है भाई। ये तो अपनी साइकोलॉजिकल रिस्क है, ये तो ठीक है, अपनी मेंटलिटी कैसी है, मेंटल हेल्थ कैसी है अपनी, ठीक है, तो वो वाला रिस्क है। आई बात समझ में? चलो अब कौन से समझ में आ रहा है पूरा? तो हमने देखा क्या रिस्क होता है, क्या रिस्क नहीं होता। ऑडिटर गिव रिस्क दैट ऑडिटर गिव्स इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियल मिसस्टेटेड, बस। लेकिन फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दे, ऑडिटर गिव्स इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इट मींस ऑडिटर गिव्स मॉडिफाइड ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर free from material misstatement. It is not included in audit risk because it is ordinarily insignificant, ठीक है। और loss due to litigation, adverse publicity is also not included in audit risk, ठीक, because it is a business risk। वो business risk के audit risk नहीं है। कौन से समझ में आया अभी? भले ही ऑडिट की वजह से हो रहा है बेटा, वो ऑडिट की वजह से, इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन की वजह से होने वाला कॉन्सिक्वेंस है, वो कॉन्सिक्वेंस, समझो बात को। वो ऑडिट रिस्क का पार्ट नहीं, ऑडिट रिस्क तो एक ही है बस जो तुम्हें पढ़ा दिया, खत्म। उसके अलावा अब उसके अलावा कोई भी बात कर दे, बस एक ही बात ध्यान रखना, इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन देना में फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड, बस एक ही है। क्लीन ओपिनियन दे दिया तुमने, यही ऑडिट रिस्क है, बस, ठीक है। यानी तुम एक और चीज समझो, भी तुम एक और चीज समझो, यहाँ पर क्लीन ओपिनियन देना कितना खराब, मतलब कितना भारी बात है, समझ रहे हो तुम लोग? मतलब तुम लोग एडवर्स दे दो तो बहुत नॉर्मल बात है कि तुमने गलती पकड़ ली, एडवर्स दे दिया, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन क्लीन देना कितनी भारी बात है, मतलब सबसे ज्यादा संभलना किसमें रहेगा? समझे मैंने क्या बोला? आज अगर मान लो हमारे पड़ोस में शुक्ला जी रहते, अब शुक्ला जी की एक लड़की है, एक लड़के का रिश्ता आया, उन्होंने मुझसे पूछा आप लड़के को जानते हो? मैंने कहा मैं जानता हूँ इसको, मेरी कोचिंग में पढ़ा हुआ है ये, ठीक है, कैसा लड़का है? मैंने कहा निहायत ही बदतमीज़ बेकार लड़का है, कराई मत देना शादी, परेशान कर देगा तुम्हारी लड़की को, भग के आ जाएगी 2-3 दिन में। तो नहीं कराया, तोड़ दिया। कोई रिस्क है क्या? मान लो अच्छा लड़का था वो, कोई रिस्क है क्या? कोई भी रिस्क नहीं है, ठीक है, दूसरा मिल जाए। ऐसा तो नहीं उसके जाने के बाद रिश्ता ही नहीं आ रहा उसको, शुक्ला जी की लड़की ऐसी बैठी बेचारी, नहीं ना, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? कोई दूसरा जाएगा भाई। लेकिन अब तुम समझो वो लड़का सही नहीं था और मैंने कह दिया बहुत बढ़िया, अरे इतना खुश रहेगा पूछो ही मत, ठीक है, आप दूसरी बेटी भी उसके घर में ही दोगे, ऐसा इतना खुश रहेगा रखेगा। अरे उस लड़के को नहीं, उसके घर में बोल रहा हूँ यार, उस लड़के को नहीं बोल रहा। तुम लोग ऐसे उल्टे सीधे इमोशन बन दो यार, एक्सप्रेशन दे रहे हो मेरे को उल्टे सीधे।
उसके घर में तो कैसे बोल रहा हूं मैं। तो अब तुम समझो, ये बात बहुत खतरनाक बात है। ये बात तभी बोलनी चाहिए जब तुम लोग पूरे श्योर हो इस बात पे, है ना। समझ रहे हो तुम क्या कहना चाह रहा हूं मैं? हाँ, तुम्हें इंटेंसिटी समझा रहा हूँ, ट्रू और फेयर व्यू देने की इंटेंसिटी समझा रहा हूँ, कितना भारी काम होता है ये। समझो ना, ट्रू और फेयर व्यू को तो रिस्क बोला है उसने, है ना। अभी बात समझ में आ गई? हाँ बेटा पूछ पलक, क्या कहती? हाँ लीगल और हाँ 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 मेरे को याद है यार क्वेश्चन। हाँ अरे यार मैं तुम्हें फिर समझा रहा हूं कि ऑडिटर की गलती की बात तो कर ही नहीं रहे। ऑडिटर तो अपना काम कैसे कर रहा है? सुनो मेरी बात सुनो, केस ही इतना खतरनाक है कि पेशेंट का मरना मतलब ये समझ लो बस बहुत ज्यादा चांस है मरने के। अब डॉक्टर अपना ऑपरेशन बिल्कुल सही तरीके से कर रहा है, ठीक है, नहीं बच पाया, चलो ठीक है। अब ऐसा केस है जो नॉर्मल केस है, ऐसा नहीं है कि मतलब मर ही जाएगा, नॉर्मल केस से बचा सकता है डॉक्टर। अब डॉक्टर ने अपना काम ईमानदारी से किया फिर भी नहीं बचा, डॉक्टर की गलती है क्या? नहीं, रिस्क तो था ना, ऑपरेशन करने में रिस्क तो था ना, ऐसे बोल रहा हूं मैं। मगर क्या होता है, इनहेरेंट लिमिटेशन भी होती है। डॉक्टर तो अपना काम सही से कर रहा है, मगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जिससे वो ना बच पाए, तो उसके लिए डॉक्टर को ब्लेम नहीं करें। अभी तुम समझ नहीं रहे बात को। तुम लोग क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो सर इनहेरेंट लिमिटेशन भी तो हो सकती है। अरे इनहेरेंट लिमिटेशन तो होती ही हमेशा होती है, ठीक है। हाँ तो बेटा लीगल कॉन्सिक्वेंस को कैसे रोक सकते हैं? मैंने पहले ही बता दिया, डॉक्टर ने सही ऑपरेशन किया है। तो अब कुछ लोग क्या होता है, डॉक्टर सही ऑपरेशन नहीं भी करता तब भी फैमिली मान लेती है कि सही किया है, वह नहीं बच पाया, है ना। बहुत सी बार, चलो बहुत सी बार तो फैमिली ये एक्सेप्ट भी नहीं कर रही होती, मगर उसके ऐसे मुंह पे आ जाता है कि यार क्या ही इन्होंने कर दिया, डॉक्टर ने, बच सकता था आराम से पर्सन, ठीक है, तब भी वो केस वेस नहीं करते। और मान लो कभी सही ऑपरेशन भी किया हो और पेशेंट नहीं बचा, तो क्या कंफर्म है फैमिली केस नहीं करेगी? कंफर्म नहीं है ना। अरे डॉक्टर ने अपना काम बहुत ईमानदारी से किया, वो पेशेंट था ही बहुत आखिरी हालत में, वो बच नहीं सकता था, वो बहुत खतरनाक हालत में था, मगर फिर भी डॉक्टर ने सारे एफर्ट लगाए, जितना बिल्कुल सही तरीके से करना चाहिए था किया, तो उसके बाद भी क्या कर दिया उन्होंने? केस कर दिया। तो लीगल कॉन्सिक्वेंस तो उसको भी आ सकते ना, इस बात के बाद भी कि वो नहीं बच सकता था। उसके बचने के तो सिर्फ ये समझ लो 5% चांस थे बचने के। डॉक्टर ने अपना पूरा एफर्ट लगा दिया, डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया ये बात कि बहुत कम चांस है इसके बचने के, मगर हम पूरा ट्राई करेंगे इसको बचाने की। भाई डॉक्टर क्या ट्राई करेगा ऑपरेशन के टाइम पे? पेशेंट को, सिंपल सी बात है, किस मोटिव से ऑपरेशन करेगा? कि पेशेंट, मोटिव तो ये रखेगा ना अपना, मोटिव ये रख रहा है, जैसे काम उसको सिखाया गया, जैसे उसने ट्रेनिंग ली, अपनी पढ़ाई करी, वैसे ही वो काम कर रहा है, पढ़ाई और ट्रेनिंग के हिसाब से, ठीक है, जैसे एक डॉक्टर को करना चाहिए, समझदार डॉक्टर को, वैसे ही काम कर रहा है, ठीक है। नहीं बच पाया तो फैमिली ने बोल दिया आपकी गलती है, तो क्या नहीं बोल सकती फैमिली? बोल सकती है, बोल भाई, किसी को रोक तो ही सकते अपन, समझ रहे हो। अब वो फैमिली ने बोल दिया कि यार आपकी गलती है, आपने नहीं किया, हम तो सबको बोलेंगे, वो सबको बोल रहे जाके भाई बेकार हॉस्पिटल में मत आना, यहाँ पर एडवर्स पब्लिसिटी कर दी उसकी। तो हो सकता है ये डॉक्टर की गलती थी? नहीं थी ना। अरे भाई सीए की गलती नहीं होती, सीए की गलती नहीं होती इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन देना। कब? जब वो केयरफुली काम कर रहा है, सिंसियर वे में काम कर रहा है, तब उसकी गलती नहीं होती। तो अपन यहां पर पहले ही बता देता हूं मैं तुम्हें, सीए की गलती की बात इस चैप्टर में हो ही नहीं रही। लेकिन अब सामने वाला नहीं मान रहा, उसको लग रहा है नहीं तो गलत है सीए। याद है तुम्हें अपन ने केस स्टडी पढ़े थे, अपन वो टेस्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग पढ़ते थे, उसमें से एक आया था कि एक पार्टनरशिप की ऑडिट करी, बाद में मिसस्टेटमेंट मिल गई परचेस के अंदर, परचेस पूरा चेक किया अच्छे से, उसमें एक गलत परचेस मिल गई। तो पार्टनर ने बोला तो कैसे काम करता है, देखो लखन ही नहीं, काम करना आता ही नहीं है, सीए को बोल रहा है लखन नहीं है, फ्यूटाइल ऑडिट एक्सरसाइज कर रहा है। तो ये वर्ड आया था, फ्यूटाइल ऑडिट एक्सरसाइज कर रहा है। चैप्टर नंबर शायद 2 में पढ़े थे, वन में आ गया था कि जीबा लिमिटेड था शायद, पता नहीं कौन सा था। हाँ तो 1 में आ गया था, फ्यूटाइल ऑडिट एक्सरसाइज कर रहा है, तो लखन नहीं से बोल रहा है पार्टनर, तो क्या उसकी गलती है? नहीं, पहले ही बोल दिया रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करता है, वो एब्सोल्यूट थोड़ी करता है। समझ गए बात को? तो तुम लोग अगर सीए की गलती के हिसाब से सोचोगे ना बेटा, तो तुम देखोगे गलती नहीं है, गलती नहीं, गलती की तो बात ही नहीं चल रही है यहाँ पर। गलती की बात, बच्चा सिंसियर वे में पढ़ाई कर रहा है, उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई जा रही, बच्चे के ऊपर बात किसी चल रही है कि जो एग्जाम देने जा रहा है वो एग्जाम बहुत भारी अपने आप में, हो सकता है वो बच्चा एग्जाम में, हाँ अब समझ गए। अब और कोई क्वेश्चन नहीं क्या इसको लेकर? नहीं, पक्का समझ में आ गया, दिमाग में बैठ गया ना?
देखो ये बात क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना पूरा इतना टाइम इसमें चला गया बस रिस्क में, यही खेल रहे बैठ करके भी, क्योंकि मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, टीचर को भी क्लियर नहीं होता बहुत से तो कि रिस्क क्या होता है, वो टीचर ही उल्टा सीधा पढ़ा देता है, तो बच्चा क्या करेगा बेचारा, वो तो मासूम है। ठीक है, तुम तो बेचारे सीधे साधे भोले वाले हो, इसलिए मैं दोबारा समझाया, नहीं तो मैं तो आगे बढ़ जाता, आज ये पढ़ा चुका हूँ टॉपिक। ठीक है, आ जाओ। इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दे, अनमोडिफाइड ओपिनियन देना, इससे इज्जत के फालूदे हो सकते हैं, यानी कि रेपुटेशन डैमेज हो सकता है। ठीक है, इनवाइट करेगा रेगुलेटरी एक्शन बाय प्रोफेशनल बॉडी, इनवाइट करेगा लीगल एक्शन बाय इंटेंडेड यूजर। वेरी गुड। उसके बाद देखो देखो लिखा है साफ साफ वर्ड, टू अवॉइड, ऐसे कॉन्सिक्वेंस तुम अवॉइड करना चाहते हो। ठीक है, तो इसके लिए ऑडिटर क्या करता है, इसके लिए ऑडिटर प्लान करता है ऑडिट को ये अवॉइड करने के लिए, ऐसे कॉन्सिक्वेंस ना आए। ऑडिटर को भी डर लगता है ऐसी चीजों से, तो ऑडिटर प्लान करता है, परफॉर्म करता है ऑडिट ऐसे तरीके से कि ऑडिट रिस्क इज रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबली, लेकिन तुम समझो जीरो तो फिर भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहां पर किस ऑडिटर की बात चल रही है, हाँ केयरफुल ऑडिटर की बात चल रही है। ठीक है, जो ढंग से काम करता है उसकी बात चल रही है, ऐसे ऑडिटर की तो बात ही नहीं करते, लापरवाह की। आ जाओ, फिर अपन ने देखा कि भाई ऑडिट रिस्क क्या है, इज अ फंक्शन ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। ठीक है, यानी कि ये दोनों मिलकर बनता है ऑडिट रिस्क। और देखो ऑडिट रिस्क में सबसे बड़ी बात क्या आई, रिस्क ऑफ, तो इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया कि अगर फेक रेवेन्यू दिखाकर कंपनी ने आर्टिफिशियली अपना प्रॉफिट बढ़ा दिया, ठीक है, तो ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है, ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, मटीरियली मिसस्टेटेड होता है। तो चांस होता है अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो, मटीरियली मिसस्टेटेड हो, तो जाके चांस होता है, किसका चांस होता है कि ऑडिटर क्या दे दे, ओपिनियन। अब देखो बेटा, मैं किसी कंपनी की ऑडिट करने जा रहा हूं, किसी कंपनी की मैं ऑडिट करने जा रहा हूं, ठीक है, मैं अभी पहुंचूंगा वहां पर, मैं जाके उसकी ऑडिट करूंगा। तो उसने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रखा है, ऑलरेडी बना रखा है, मैं तो अभी जा रहा हूं, अभी पहुंचा नहीं हूं, वहां पहुंचूंगा, मैं ऑडिट करूंगा। ठीक है, तो मेरे ऑडिट से पहले वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होने के रिस्क है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट की रिस्क की जब डेफिनेशन आती है, तो डेफिनेशन में ये बोलता है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क होता है किसके होने का, मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का, और अभी होता है ना। तो इसने कहा है, अब तुम लोग ये समझ गए रोम क्या होता है, रोम, अरे रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, रोम ROMM। ठीक है, तो रोम समझ गए क्या होता है अभी, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। मेरे जाने से पहले, मतलब ऑडिट के पहले, अरे जाने से पहले तुम लोग ऐसे मत समझना कि मैं गया ही नहीं हूं, अभी मैं पहली बार जाऊंगा, उसके पहले ऐसी बात नहीं होती है। ठीक है, मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया, जिस साल की तुम ऑडिट कर रहे हो ना, तुम उस साल में भी जाते हो, ऐसे नहीं मार्च के बाद जाओगे, वेट करो कब आएगा 31 मार्च कब आएगा, एक बार 31 मार्च आए फिर बताता हूँ उसको। और वैसे भी कुछ अपन उसको ऐसे नहीं है फिर बताता हूँ, उसको बदला लेना नहीं गए अपन यहाँ पर। ठीक है, तुम्हें पहले ही बता दिया मैंने, तुम कौन नहीं हो, इन्वेस्टिगेटर नहीं हो, कि तुम गड़बड़, कुछ तो गड़बड़ हो, तुम गड़बड़ ही ढूंढने गए हो, गड़बड़ ढूंढने नहीं गए, तुम तो चेक करने गए हो। याद रखना, तुम टीचर जैसे पेपर चेक करता है तुम भी वैसे चेक करोगे। ठीक है, केयरफुल तरीके से चेक करोगे। ठीक, बस ये देखोगे सही है या नहीं है। आओ वापस दोबारा यहाँ आते हैं। अब तुम चेक करने जा रहे हो, ये तो सिर्फ एक बात है, बनावटी बात है, समझाने के लिए। अभी तुमने ऑडिट नहीं किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हुआ, अब तुम ऑडिट करोगे ना उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो चांस होता है उसके अंदर कि उसमें क्या हो, मिस स्टेटमेंट हो। ठीक है, तो इसने कहा है AR यानी ऑडिट रिस्क। AR ऑडिट रिस्क क्या है, फंक्शन है, फंक्शन है किसका, ROM इंटू DR का, डिटेक्शन रिस्क। अब जब उसमें रिस्क हो सकता है कि मटेरियल स्टेटमेंट हो, और मान लो है भी सही, मान लो है भी सही, तो फिर रिस्क क्या आ जाएगा कि क्या तुम डिटेक्ट कर पाओगे उसको, अरे ये भी तो रिस्क आएगा। ठीक है, मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क है कि मटेरियल स्टेटमेंट हो सकता है, रिस्क है। ठीक है, और मान लो है, सही में भी है, तो फिर क्या रिस्क आएगा कि क्या तुम डिटेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो ये अभी देखा तुमने, फॉर्मूला लिखा था जो, ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू ROM इंटू DR, है ना, ROM इंटू DR। चलो क्या हो गया, अब अपन ने ये पढ़ लिया, दोबारा एक बार देख लेते इसको। क्या इस रिस्क में नहीं आता, ऑडिट रिस्क इज अ टेक्निकल टर्म रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग। ओहो, हमें पता ही नहीं था भाई, ऑडिट रिस्क पता है किससे रिलेटेड, ऑडिटिंग से रिलेटेड। हम तो कुछ और ही समझ रहे थे, हमने समझा FM से रिलेटेड तो नहीं है। इट डज नॉट रिफर टू द ऑडिटर्स बिजनेस रिस्क। हाँ, ये है काम की बात,
ये बकवास बात कर रहा है, एक टेक्निकल टर्म। इट डज नॉट रिफर टू ऑडिटर्स बिजनेस रिस्क या इट डज नॉट इंक्लूड ऑडिटर्स बिजनेस रिस्क। जो ऑडिटर है, जो बंदे ने ऑडिट किया है, हम उसके बिजनेस रिस्क की बात नहीं कर रहे। उसके बिजनेस रिस्क में आता है लॉस फ्रॉम लिटिगेशन, एडवर्स पब्लिसिटी और अदर इवेंट्स अराइजिंग इन कनेक्शन विद द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, भले वर्ड आ गया ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब लॉस भले ऑडिट से रिलेटेड हो मगर वो ऑडिट रिस्क नहीं कहलाएगा। सर क्या बात कर रहे हो, ऑडिट से रिलेटेड नुकसान हो रहा है फिर भी ऑडिट रिस्क नहीं, ऑडिट से रिलेटेड तब भी नहीं कहलाएगा। अरे ऑडिट रिस्क तो एक ही है, बस खत्म हो गई बात, ओपिनियन इनएप्रोप्रिएट वाली खत्म हो गई बात, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। भले ही वो ऑडिट से रिलेटेड हो, कनेक्टेड हो, रिलेटेड हो, वो ऑडिट रिस्क नहीं कहलाएगा। यानी इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन देने की वजह से लिटिगेशन केस वेस हो गया, उसका कोई नुकसान होना, लॉस फ्रॉम लिटिगेशन, ठीक है, पब्लिसिटी खराब होना, या और भी कोई कॉन्सिक्वेंस या इवेंट्स, अदर कॉन्सिक्वेंस अराइजिंग इन कनेक्शन विद द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या कोई दूसरे अदर कॉन्सिक्वेंस। दो के नाम लिख दिए, उसके बाद एक्सेट्रा लिख दिया। ठीक है, एक्सेट्रा भी लिख सकते हो या तुम चाहो तो ये वर्ड भी यूज कर सकते हो, अदर कॉन्सिक्वेंस, ये एक्सेट्रा है बेटा, ETC। ठीक है, तो लॉस फ्रॉम लिटिगेशन, एडवर्स पब्लिसिटी और अदर कॉन्सिक्वेंस, अदर इवेंट अराइजिंग ड्यू टू इन कनेक्शन विद ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ गए बात? चलो, तो ये बिजनेस रिस्क किसमें नहीं आता? हाँ बेटा बोल। क्यों? अरे इवेंट मत पढ़ो भाई, कॉन्सिक्वेंस पढ़ लो, कॉन्सिक्वेंसेस लो, इनको लिखना नहीं आता, ICI वालों को लिखना नहीं आता। ठीक है, लो ICI की बुक करेक्ट कर लो अभी, इवेंट्स को हटा के कॉन्सिक्वेंसेस कर लो। डिप्रेशन क्या देखा? फेल का कॉन्सिक्वेंस, समझ गए ऐसा? ठीक है, फेल का कॉन्सिक्वेंस, बच्चा इसलिए डिप्रेशन में आएगा क्यों? फेल हो गया, तो फेल का कॉन्सिक्वेंस है, तो उसको एग्जामिनेशन रिस्क नहीं बोल सकते तुम लोग, समझ गए? तो ये कॉन्सिक्वेंसेस वाले जो होते हैं ना के काम, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस लिख लेना यहां पर। हाँ हाँ हाँ, इनसिग्निफिकेंट है। हाँ हाँ, किन इवेंट्स की? अरे नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, ऑडिट होने पर गलत ओपिनियन देने पर अगर सामने वाले ने तुमने केस कर दिया, कुछ भी कर दिया, मतलब कुछ भी नुकसान हुआ तुम्हें इनएप्रोप्रिएट देने पे, कुछ भी नुकसान हुआ, पैसा काट लिया, कम रुपया दिया, ये हुआ वो हुआ, जो भी हुआ XYZ, ठीक है, तुम्हें फॉर्म से निकाल दिया गया, कुछ भी हो XYZ, वो सारे रिस्क बिजनेस रिस्क कहलाते हैं, ऑडिट में नहीं आते। समझ गए? ये बात दिमाग में फिट कर लो। हमारे इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन देने पर मान लो रिस्क होता है और हमने दे भी दिया, मान लो एग्जाम में फेल होता है, बच्चा हो भी गया, ठीक है, अब बच्चा फेल हो गया, उसकी वजह से उसको डिप्रेशन में आ गया, वो मार पीट हो रही, मतलब घर पे उसको मार रहे हैं, डांट रहे उसको, या फिर उसकी सगाई हो गई थी, लड़की ने कहा मैं तो नहीं करूँ तेरे शादी, तो फेलियर है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी रिस्क आ जाए, ठीक है, अब शादी नहीं हो रही उस लड़की की तो बेटा मेरी बात समझो, ये सारे रिस्क एग्जामिनेशन रिस्क नहीं है, सिर्फ एक ही रिस्क है एग्जामिनेशन, तो फेल होना, एक ही रिस्क है ऑडिट, इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन देना, उसकी वजह से जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस रिस्क, बस नॉट इंक्लूडेड इन। समझ गए? इसीलिए आज की क्लास में तुम्हें पूरा क्लियर करा दिया मैंने ऑडिट रिस्क क्या होता है। बिल्कुल दो तरह के क्लियर होते हैं, एक होता है बिल्कुल साफ, सब कुछ भी नहीं मेरे दिमाग में हाँ, अब कोई डाउट है? दूसरी लाइन पढ़ते, एक मिनट ये लाइन पढ़ ले, एक मिनट। फॉर द पर्पस ऑफ ऐसे ऑडिट रिस्क, ऐसे के हिसाब से भाई, ऐसे के हिसाब से, तो क्या है ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन ऐसे में हुई है क्या? हाँ, किसमें? 200 200 200 सब 200 में। ऐसे की शुरुआत हुई थी चैप्टर नंबर 1 से, 200 की पूरा चैप्टर नंबर 1 200 है, ठीक है। उसके बाद 11 स्टार्ट हुआ, उसमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म तक लेकर 210 जब तक शुरू नहीं हो रहा तब तक 200 है। चैप्टर नंबर 11 में 210 जब तक शुरू नहीं हो रहा तब तक 200 है। फिर आ गए इस चैप्टर के अंदर
हाँ नहीं हुआ था खत्म। अरे खत्म मतलब जितने भी डेफिनेशन वाले पार्ट है ना वो सब किस में 200 में। तो तुम समझो मेरी बात को, मैं तुम्हें 200 की शक्ल दिखाऊंगा, ठीक है, मैं तुम्हें पूरा वो पढ़ाऊंगा 200 का। ICI एक अलग से देता है, जैसे तुम्हारा जो एक्ट पढ़ते हो तुम लॉ पढ़ते हो, उसका एक बेयर एक्ट होता है, बेयर एक्ट सुना है वर्ड, बेयर एक्ट, BARE है ना। उसमें क्या होता है, बेयर एक्ट के अंदर क्या होता है, सारी लॉ की भाषा मतलब ऐसे जैसे बुक लिखी होती है, लॉ की बुक लिखी गई है वैसे लिखी होती है। तुम्हें क्या करते हैं उसमें से सेलेक्टेड टेक्स्ट लेकर थोड़ा सा अच्छे लैंग्वेज में बना करके एग्जाम्पल दे ऐसे दिया जाता है तुम्हें बुक में। तो बेयर एक्ट देते तुम्हारी नींदें उड़ जाए, बेटा तुम सो ना पाओ, ठीक है, बहुत खतरनाक होता है। मैं तुम्हें बताऊंगा अभी, तुम्हें ऐसे 200 बताऊंगा तुम्हें इसका ICI ने जो इशू किया है, ठीक है, वो उसकी शक्ल दिखाऊंगा कैसा है। अभी अपन थोड़ा बहुत ये पढ़ ले, कभी मैं तुम्हें 200 की शक्ल दिखाऊंगा। चलो अब देखो क्या नहीं आता रिस्क के अंदर, ऑडिट रिस्क डज नॉट इंक्लूड द रिस्क दैट ऑडिटर माइट एक्सप्रेस एन ओपिनियन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड व्हेन दे आर नोट, दिस रिस्क इज ऑर्डिनरीली, हटा दो इसको। नहीं नहीं, हाँ इनसिग्निफिकेंट रिस्क का कॉन्सिक्वेंस हो सकता है कोई बिजनेस रिस्क, ठीक है, हाँ मगर ऑडिट रिस्क का पार्ट नहीं है। मान लो तुमने गलत ओपिनियन दे दिया, सही है बेचारे की, तुमने मॉडिफाइड दे दिया, ऐसे तो इनसिग्निफिकेंट बात है, ऐसे ना के बराबर चांस होता है, फिर भी चलो मान लो तुमने दे दिया, चलो दे दिया, उसकी इज्जत के फालूदे कर दिए तुमने क्लाइंट के, ठीक है, क्लाइंट ने तुम्हें केस कर दिया या जो भी कर दिया। अब ये सारे पार्ट जितने भी हुए ना, जो भी अब तुम्हारा नुकसान होगा, क्लाइंट जो भी तुम्हारा नुकसान करेगा केस वेस करके या जो भी करके, ठीक है, तो ये सब किसका पार्ट है, बिजनेस रिस्क का पार्ट है, ऑडिट रिस्क का पार्ट नहीं, ठीक है। हाँ कर दे बेटा। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रॉन्ग का मतलब क्या है, वापस देखो आगे ना, ऐसे 200 मैंने पहले बोल दिया 200 में चल रहा है सब बातें, सारी चीजें डेफिनेशन की बात है 200 में चल रही है। 200 बोलता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, द रिस्क दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड प्रायर टू, सिंपल सी बात। अरे नाम में ही रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो आगे भी यही लिखा है, ये रिस्क है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली प्रायर टू ऑडिट, ये वर्ड जोड़ना जरूरी है, बिफोर ऑडिट। अब यही लाइन दोबारा लिखी है लेकिन ये वर्ड यूज नहीं किया, ये किसकी वजह से होता है, ये किसकी वजह से होता है उसका वर्ड यूज किया है, मतलब प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, किसका, फ्रॉड और एरर का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड और एरर है। अभी बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड और एरर है मतलब क्या है, बिफोर ऑडिट, इसकी आदत पड़ गई है सिंपली मीन्स करने की, सिंपली मीन्स, ठीक, करने दो इसको, खेलने दो, ऊपर भी यही किया था ये, ठीक। चलो अब रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट समझ गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली प्रायर टू ऑडिट, बिफोर ऑडिट। आगे बढ़ते हैं, फिर बोलता है मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, रॉन्ग का मतलब समझा दिया, अब मिस स्टेटमेंट का मतलब समझा रहा है। मिस स्टेटमेंट का सिंपल सा मतलब है डिफरेंस बिटवीन रिपोर्टेड ACPD एंड रिक्वायर्ड ACPD, रिपोर्टेड और रिक्वायर्ड का डिफरेंस, रिपोर्टेड और रिक्वायर्ड का डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन रिपोर्टेड ACPD एंड रिक्वायर्ड ACPD, बस ये सिंपल सी भाषा है। ये है डेफिनेशन किसकी, मिस स्टेटमेंट की, मटेरियल मिस स्टेटमेंट की नहीं है, फिर बोल देता हूं मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो वो होगा ऐसा मिस स्टेटमेंट, यार जब मटेरियल मिस स्टेटमेंट आएगा ना, समझो बात को समझना भी, अभी तुम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे हो MS की, फिर एक डेफिनेशन आएगी MMS की, मटेरियल मिस स्टेटमेंट की, इसकी डेफिनेशन में इसके बारे में नहीं बोला जाएगा क्योंकि इसके बारे में तुम पहले ही पढ़ चुके हैं, मिस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है। तो जब इसकी डेफिनेशन आएगी MMS की, तो MS के बारे में नहीं बोलेंगे, मिस स्टेटमेंट के बारे में नहीं बोलेंगे, सिर्फ ये बताएंगे कि मिस स्टेटमेंट मटेरियल कब होती है, इसके बारे में बताएंगे। मटेरियल मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन में मिस स्टेटमेंट क्या होता है ये नहीं बताएंगे, ये बताएंगे कि मिस स्टेटमेंट मटेरियल किसे बोला जाता है, किसको, मतलब कौन से केस को बोला जाता है कि मिस मटेरियल है, जब वो इंटेंडेड यूजर का डिसीजन अफेक्ट कर दे, उस ऐसे मिस स्टेटमेंट को बोलते
तो वहां पर मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन नहीं आएगी, पहले बता दूं। तो मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन नहीं है बेटा, और ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट की नहीं है, पहले बता दूं, कुछ कर मत बैठना उसके साथ। डिफरेंस बिटवीन रिपोर्टेड एससीपीडी और, अब इसका मतलब समझ लेते हैं क्या होता है बेटा। एससीपीडी का मतलब ए मतलब अमाउंट, सी मतलब क्लास, अमाउंट अकाउंट नहीं, अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर, ये एससीपीडी, ठीक है। तो मिस स्टेटमेंट रिफर्स द डिफरेंस बिटवीन द एससीपीडी ऑफ रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुमने रिपोर्ट किया है, एंड द एससीपीडी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द आइटम टू बी इन अकॉर्डेंस विद द एएफआरएफ। मतलब रिक्वायर्ड एससीपीडी के बाद एक वर्ड लग जाता है छोटा सा, कलर चेंज करके लिख देता हूं, एस पर एएफआरएफ, मतलब रिक्वायर्ड एस पर एएफआरएफ। ये रिक्वायर्ड के साथ जोड़ते हैं अपन एस पर एएफआरएफ, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 से जोड़ते आ रहे हैं एस रिक्वायर्ड बाई एएफआरएफ, ठीक है, रिक्वायर्ड बाई एएफआरएफ, ठीक है। तो हमने जो रिपोर्ट किया, हमने जो लिखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो तुम्हें दिख रहा है, मैनेजमेंट ने जो लिखा है, रिपोर्ट किया है, वो जो रिक्वायर्ड है उससे अलग है। मतलब हम ऐसा काम करते हैं जो रिक्वायर्ड होता है। अगर हम रिक्वायर्ड से अलग काम करते तो मिस स्टेटमेंट कहलाता है। जैसे एक ही बात करें, अगर अपन एक ही बात करें तो एक ही बात, अमाउंट की बात करें तो अगर मान लो एक खर्चा था 10,000 का, तो रिक्वायर्ड ये था कि 10,000 दिखाया जाए, रिपोर्ट भी 10,000 ही किया, तो मिस स्टेटमेंट है क्या? नहीं। लेकिन रिपोर्ट तुमने 15,000 कर दिया, तो गलत है, मिस स्टेटमेंट है 5,000 का। तो रिक्वायर्ड ये था कि खर्चा अगर 10 है तो 10 ही दिखाओ, ये रिक्वायर्ड था। अब खर्चा अगर रेवेन्यू के नेचर का था तो रिक्वायर्ड ये था कि पीएनएल में जाए वो, ठीक है। अगर रिपेयर रेवेन्यू नेचर का है, माइनर रिपेयर है, तो वहां जाए, तुमने मशीन में कैपिटलाइज कर दिया, गलत क्लासिफिकेशन, समझे। तो रिक्वायर्ड ये था कि अगर वो खर्चा और रिपेयर पीएनएल में जाने वाला था और तुमने कहा दिखा दिया, अब तुमने एस 10 पढ़ लिया, पीपी 9 चल रहा है, ठीक। 9 कौन सा है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन है ना। 8 हट गया, 7 6 5 चलो 3 नहीं पूछूंगा, आ जाओ बेटा। चलो अच्छा याद है, अच्छी नॉलेज है। तुमने डेप्रिसिएशन में एक बात पढ़ी होगी, सॉरी डेप्रिसिएशन क्या, रिपेयर में तुमने एक बात पढ़ी होगी कि रिपेयर के अंदर क्या होता है, अगर अपन मशीन का रिपेयर करें उससे उसकी कैपेसिटी बढ़े। पता है तुम्हें? पता है बात? कहाँ पढ़े हो ये? 12वीं में पढ़े हो, और फाउंडेशन में आया था। अगर तुम मशीन का रिपेयर कराओ और उस रिपेयर से मशीन की कैपेसिटी बढ़े तो कौन सा एक्सपेंडिचर? और तुम क्या दिखा दो? रेवेन्यू दिखा दो, तो ये गलत क्लासिफिकेशन कहलाएगा। और रिस्क क्या है इसके अंदर? क्यों हो सकता है ऑर्डर इसको बताए ना, मतलब ऑर्डर के डर से ये चीज हट जाए, मतलब चूक जाए, ऑर्डर्स पे ध्यान देना, ठीक है। ऑर्डर की इस पे नजर ना पड़े या ऑर्डर का इस पे ध्यान ना जाए, ये रिस्क है, वो डिटेक्ट ना कर पाए, ठीक है। समझ गए बात? चलो अब ऐसी हो गया। अब आता है पीडी, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। शेड्यूल 3 में प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जैसे ये चीज़ ऐसे दिखाएंगे, डेटर को ऐसे दिखाना है, उसको डेटर को पूरा बताना है कि भाई कंसिडर गुड, और ये सब पूरा बताना है, डाउटफुल कौन सा है, गुड कौन सा है, ठीक है, ये सब बताना होता है। तो जो क्लासिफिकेशन तुम्हें शेड्यूल 3 में बोले होते हैं वो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन वगैरह करके बताना होता है, डिस्क्लोजर करना होता है। तो प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में शेड्यूल 3 का जो प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर है, ठीक है, जिस फॉर्मेट में बताना है, और एएफआरएफ का जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है वो सारी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही होना चाहिए। अब उसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अलग है, मतलब रिक्वायर्ड कुछ और है और तुम कुछ और दिखा रहे हो, ठीक है, तो वो भी मिस स्टेटमेंट कहलाए। जैसे डिस्क्लोजर करना चाहिए वैसे ना करना भी मिस स्टेटमेंट होता है। मटेरियल वर्ड यूज मत करो बेटा, पहले बोल रहा हूं, मटेरियल वर्ड यूज मत करो।
मटेरियल का तो दूसरा तो नाम भी नहीं है कुछ यहाँ पर, मिस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। चलो यहाँ समझ गए जो बोल रहा हूँ। ये तुम्हारे जो नोट्स मिलेंगे उसके अंदर ये लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन रिपोर्टेड एससीपीडी एंड रिक्वायर्ड एससीपीडी इन अकॉर्डेंस विद एएफआर, ठीक है। और वैसे भी यहाँ लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन रिपोर्टेड एसीपीडी एंड रिक्वायर्ड एसीपीडी एज पर इन अकॉर्डेंस विद एएफआर, एज पर या इन अकॉर्डेंस विद। समझ गए अभी सारे बच्चे समझ चुके हो मिस स्टेटमेंट क्या है। ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं अपन ने अभी जो पढ़े, ये एग्जाम्पल है, इसमें से कौन कौन से टिक लगाने में बता देता हूँ तुम्हें। ये बढ़िया है, पहला वाला अच्छा है, अपना फेवरेट, लगा लो टिक, ठीक है। और लगा लो तुम लोग ये इंटेंशनल बुकिंग ऑफ फैक्स एक्सपेंस, 2 एक्सपेंस के हो गए है ना, 2 एक्सपेंस के हो गए। अब 2 ये ले लो, ओवर स्टैंडिंग ऑफ रिसीवेबल इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओवर स्टैंडिंग और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वेंट्री, 2 उसके हो गए करंट एसेट के, 2 एक्सपेंस और 2 करंट एसेट। बेटा ये 2 एक्सपेंस के हो गए, एक रेवेन्यू कैपिटल और एक फेक, रेवेन्यू कैपिटल फेक। और 2 एग्जाम्पल किसके हो गए, सीए करंट एसेट के हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट ये, ठीक है। बाय नॉट राइटिंग ऑफ इररिकवरेबल डेट्स, ये एग्जाम्पल है। समझाना है कुछ इसमें नहीं, सब समझते हो तुम लोग। और डिफरेंस इन डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इज रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल, सिलेक्शन और एप्लीकेशन ऑफ इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है। टिक विक लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे बता रहा हूँ ये तो इनके बारे में। अभी ये कोई एग्जाम्पल है, तो ये तो तुम्हें लिखने के आ जाए ना, मिस स्टेटमेंट के बारे में पूछ ले तुमसे, तो मिस स्टेटमेंट के बारे में लिखकर 1-2 एग्जाम्पल लिख देना थोड़ा बड़ा करने के लिए बस, अगर आए तो। ऐसा कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसका वो, ठीक। हटा दूँ, इसलिए 4 एग्जाम्पल ऐसे टिक लगा लिए। रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट में एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करता है वो, 2 लेवल पे एग्जिस्ट करता है, 2 लेवल पे, एक ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे और एक असर्शन लेवल पे, ठीक है। अब ये वाला आज का लास्ट पार्ट है, ये वाला, ठीक है। ये बढ़ के खत्म करते हैं। अभी रोम के बारे में पढ़ा तुमने, रोम और डीआर। तो रोम के 2 लेवल पे एग्जिस्ट करता है रोम, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। पहला लेवल है ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, और दूसरा कौन सा लेवल है, असर्शन लेवल है। ये तो फिर आगे जोड़ देता है लैंड फॉर क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर, ABCD। वो एसीपीडी था, ये ABCD है। AB अकाउंट बैलेंस, C क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन, D डिस्क्लोजर, ठीक है। ABCD और ACPD, वो ACPD था, ठीक है। वो अमाउंट था, अकाउंट नहीं था। अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, जिसमें एग्जाम्पल लिया था 10,000 की चीज को 15,000 दिखा दिया, या 10,000 की चीज को 8,000 दिखा दिया, 7,000 दिखा दिया, वो अमाउंट वाली बात, ठीक है। वो ACPD अमाउंट का था, ये ABCD अकाउंट का है, अकाउंट बैलेंस। अकाउंट बैलेंस का मतलब होता है बैलेंस शीट के आइटम, और P&L के आइटम को बोलते हैं क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन, और उसके बाद डिस्क्लोजर। अब इसको तुम्हें रटने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि पहले बनते हैं P&L, तो ये अपना हो गया क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन। P&L के बाद तुम बनाते हो अकाउंट बैलेंस हो गया, और उसके बाद नोट्स ऑफ अकाउंट्स, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब ओवरऑल लेवल पे मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, refers to the risk of material misstatement that relate pervasively to the financial statement as a whole, परवेसिवली रिलेट करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रायता फैला रखा है इन लोगों ने, ठीक है। मतलब बच्चे का कोई एक क्वेश्चन में गलती नहीं है, बच्चे ने तो पूरा पेपर में ही कुछ ना कुछ गलती कर रखी है हर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ये हो गया ओवरऑल पेपर के लेवल में। पर्टिकुलर किसी एक क्वेश्चन में गलती नहीं, बच्चे ने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, पांचों में कुछ ना कुछ गलती करी है उसने, ठीक है। मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है तो पूरे में ही कुछ ना कुछ गलती करी है उन लोगों ने, मतलब ऐसी गलती है जो पूरे को ही इफेक्ट कर रही है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। फॉर एग्जांपल गोइंग कंसर्न खत्म हो चुका कंपनी का, मान लो उसको लग रहा है नहीं चलेगा नियर फ्यूचर में, और उसने कौन सा असम्पशन ले लिया, गोइंग कंसर्न असम्पशन ले लिया। असम्पशन गोइंग कंसर्न ले लिया तो क्या किसी एक आइटम को अफेक्ट करेगा, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करेगा। भाई असम्पशन ही गलत ले लिया, गोइंग कंसर्न पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन अब तुम समझो, एक डेटर है राम, ठीक है, और राम को तुमने उधार में माल बेच के शाम में दिखा दिया, उसको दिखाया तो सही तुमने, तुम्हें एंट्री करना था राम अकाउंट डेबिट टू सेल, वो गलती से शाम में चला गया हो, ठीक है।
या लेजर पोस्टिंग गलत कर दी, शाम में कर दी उसकी लेजर पोस्टिंग, तो ये, या फिर राम ने रुपया दिया तो उसका रुपया जो तुमने रिसीव किया वो शाम में चढ़ा दिया मान लो, तो ऐसे कोई गलती हो गई, तो ये पर्टिकुलर अकाउंट को इफेक्ट कर रही है ना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एजर्शन लेवल के। समझ गए बात? ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट कर रही है क्या? नहीं ना, पर्टिकुलर अकाउंट को इफेक्ट कर रही है ना। ऐसे केस में क्या होता है, जब कोई पर्टिकुलर अकाउंट को इफेक्ट करे तो ऑडिटर को असेस करना होता है उसको कि भाई गलती कहाँ पर, कौन से अकाउंट में रिस्क ज़्यादा है, ठीक है। उससे क्या होगा, वो अपना NT सेट करेगा। क्या सेट करेगा? NTE, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसेस, ये सेट कर पाएगा। अच्छा सर यहाँ पर नहीं करेगा क्या सेट? क्या बोल रहा है ये? एजर्शन लेवल का। अब एजर्शन लेवल समझ लो क्या होता है बेटा। एजर्शन वर्ड जो आया इसके बारे में पहले बता चुका हूँ, रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट, ये मतलब होता है किसका? एजर्शन का, रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट। जैसे अगर मान लो एक प्लांट एंड मशीनरी दिखा रखी है, प्लांट एंड मशीनरी दिखा रखी है 50 लाख, तो ये दिखाकर मैनेजमेंट क्या कहना चाह रहा है? पहला कि कंप्लीट है, कंप्लीटनेस, अभी लिखना मत, ये आगे के चैप्टर में आएगा, ठीक है, पहले ही बता चुका हूँ मैं तुम्हें। मैनेजमेंट कहना चाह रहा है कंप्लीटनेस, मतलब हमारे पास 5 मशीन है और हमने पांचों के पांचों की वैल्यू दिखाई है इसके अंदर, एक भी मशीन को छोड़ा नहीं है, तो कंप्लीटनेस। दूसरा मैनेजमेंट क्या कह रहा है? हाँ, कवर। दूसरा मैनेजमेंट क्या कहना चाह रहा है? वैल्यूएशन की बात करना चाह रहा है, वैल्यूएशन। मैनेजमेंट कहना चाह रहा है कि जो 50 लाख है ना, इसकी वैल्यू बिल्कुल सही दिखाई है। हमने कभी ऐसा नहीं किया कि 10 लाख की मशीन को 12 दिखा दिया हो या 12 की मशीन को 10 दिखा दिया हो, ऐसा नहीं किया हमने, तो इसकी वैल्यूएशन भी सही है, ये भी कहना चाह रहा है। तो 50 लाख दिखा के मैनेजमेंट क्या क्या हमसे कहना चाह रहा है, ठीक है। और क्या कहना चाह रहा है मैनेजमेंट हमसे? ये सब एग्जिस्ट करती थी 31 मार्च को। एक भी अगर हमने बेच दी होती तो 50 लाख को कम दिखाते हम, लेकिन हमने एक भी नहीं बेची 31 मार्च तक। 31 मार्च तक थी ये, अगर कोई बिकी भी होगी तो उसके बाद बिकी होगी, उसके पहले, और अगर कोई खरीदी भी होगी तो 31 मार्च के, क्योंकि 31 मार्च को खरीद लोगे तो इसमें जुड़ जाएगी फिर। तो ये कह रहा है जितने भी हमने 50 लाख दिखाई सब एग्जिस्ट कर रही थी 31 मार्च को, एक भी इसमें से बेची नहीं है। और क्या कहना चाह रहा है? RNO, राइट एंड ऑब्लिगेशन, ये सब पे हमारा राइट है। कोई ऐसी मशीन हमने इसमें नहीं दिखाई जो हमने लीज पे ली है, क्योंकि जो लीज पे ली होती है वो बैलेंस शीट के अंदर ऐसे साइड पे नहीं आती, ये बात याद है ना। तो सब पे हमारा राइट है। इतनी सारी बात कहना चाहता है एक अमाउंट दिखाकर, ठीक है। इन सबको बोलते हैं एजर्शन। एजर्शन का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट, शॉर्ट में बता रहा हूं अभी, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट एंड यूज बाय ऑडिटर, ठीक है। खैर अभी छोड़ो, डिटेल में तो पढ़ेंगे बाद में। तो अभी समझ गए एजर्शन क्या होता है। तो हो सकता है कि ये 50 लाख के अंदर इसमें से कोई एक एजर्शन में कमी आ गई हो, जैसे कंप्लीटनेस में कमी आ गई हो, बाकी सब सही हो, ठीक है, या कंप्लीटनेस सही हो, ये सही हो, एग्जिस्टेंस में कमी आ गई हो, बाकी सारे एजर्शन सही हो। तो ऐसा नहीं होता कि पूरा 50 लाख के अंदर जो दिक्कत आई ना वो सारे एजर्शन में आई है, ऐसा नहीं होता। इसीलिए वर्ड यूज किया है एजर्शन लेवल। ये बात समझ में, एजर्शन लेवल वर्ड क्यों यूज किया है, ठीक है। तो एक मिस स्टेटमेंट होती है ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे और एक होती है एजर्शन लेवल पे। ओवरऑल पे जो मिस्टेक होती है, ओवरऑल पे वो ऐसा रिस्क होता है, ऐसा मटेरियल स्टेटमेंट होती है जो परवेसिवली अफेक्ट करती है पूरे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, पूरे ही, ठीक है। एंड पोटेंशियली अफेक्ट, सिंपल सी बात है, गोइंग कंसर्न अगर फॉलो नहीं करोगे तो पूरे को अफेक्ट करेगा और हर एक अमाउंट के एजर्शन को भी अफेक्ट करेगा। जैसे वैल्यूएशन को तो सबके अफेक्ट कर देगा, सबके वैल्यूएशन गलत, एनआरवी पे वैल्यू करना चाहिए था, समझ गए ना। तो पोटेंशियली अफेक्ट मेनी एजर्शन, ये बात समझ में आती है। परवेसिवली अफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पोटेंशियली अफेक्ट मेनी, कई सारे एजर्शन को अफेक्ट कर देगा एक साथ ही, क्योंकि जो सबको अफेक्ट कर रहा है तो क्या मतलब हुआ उसका कि वो सारे एजर्शन को अफेक्ट कर रहा है, समझ गए। तो ये लाइन का मतलब समझते हो। रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एट अ ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिफर्स टू द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, ये तो नाम लिख दिया है, रोम एट फाइनेंशियल लेवल, रोम एट ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, यही लाइन आएगी सेम, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, ठीक है। ऐसे लिखते हैं बन पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर। इसका मतलब होता है कि मटेरियल स्टेटमेंट का रिस्क, इसका मतलब होता है, यही लाइन कॉपी कर दी देखो दोबारा, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट दैट रिलेट परवेसिवली, ये काम की बात है बस,
जो परवेसिवली रिलेट करती हो किसके साथ, स्टेटमेंट के साथ, और पोटेंशियली अफेक्ट करती हो मेन असर्शन। और असर्शन लेवल पे जो रोम होता है वो क्या होता है, अब डेफिनेशन नहीं दे रहा, पहले ही बोल देता हूँ डेफिनेशन नहीं दे रहा, गलत लिखा है ये, ठीक है, इसकी भी डेफिनेशन होती है, दूसरे किसी प्रोफेशन के अंदर भी ऑडिट आता है, ठीक, उसकी बुक में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, रिफर्स टू द, ऐसा पूरा करके लिखा है, रिफर्स टू द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट डेट रिलेट पर्टिकुलर टू एनी असर्शन, ठीक है, जो किसी असर्शन से रिलेटेड हो, बस ऐसे रिस्क को अपन बोलते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल, लेकिन डेफिनेशन नहीं लिखता। अब ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि ये जो रिस्क है ना, इसे हम असेस करते हैं, रिस्क को असेस करते हैं, किसको असेस करते हैं, रिस्क को असेस कर रहे हो, मटेरियल स्टेटमेंट को असेस नहीं कर रहे। अरे तो चेक करोगे ना, आज मेरे को पता पड़ गया कि भाई एक ट्रांसैक्शन है सेल का ट्रांसैक्शन, ठीक है, एक पर्टिकुलर परचेस का ट्रांसैक्शन है इसके साथ, राम के साथ जो परचेस किया है या रोहन के साथ जो परचेस किया है, वो रोहन के साथ किया हुआ सारा परचेस में कुछ ना कुछ घोटाला हो सकता है, रिस्क बहुत ज्यादा है इसमें, तो रिस्क ज्यादा है तो चेक करोगे ना फिर तुम लोग कि मटेरियल स्टेटमेंट है या नहीं। अभी अपन रिस्क की बात करते हैं, मटेरियल स्टेटमेंट थोड़ी मिलेगा तुम्हें अभी, वो तो काम करने पर मिलेगा, ये तो प्लानिंग स्टेज है। तुम कौन सी स्टेज में चल रहे हो, ये पूरा चैप्टर प्लानिंग स्टेज है, एग्जीक्यूशन स्टेज नहीं है, समझ रहे हो। यहां तो हम लोग सिर्फ ये पता लगाएंगे कि रिस्क कहां पर ज्यादा है कहां पर कम है, ज्यादा में ज्यादा काम करेंगे, कम में कम काम करेंगे, ज्यादा काम करके पता चलेगा क्या कि ये सिर्फ ये मटेरियल स्टेटमेंट है। तो पहले इसको पता लगाने से पहले इसका, समझे बात, इसको पता लगाने से पहले ये पता लगाते हैं, ये पता लगाना प्लानिंग स्टेज में आता है, एग्जीक्यूशन में नहीं आता। कॉन्सेप्ट जितने क्लियर होंगे ना उतनी शानदार चलेगी तुम्हारी हाथ एग्जाम में, ठीक है, मस्त क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, किसी को भी समझा सको, ठीक। तो ये अपन चल रहे कौन से स्टेज में, प्लानिंग में। तो अगर तुम लोग को इसका पता लगाना है तो ये मालूम करो, ठीक। अब ये कह रहा है कि ये मालूम करोगे, ये असेस करोगे, ये क्या असेस करोगे, रिस्क। तो असेस करने से क्या होगा, असेस करने से तुम लोग डिटरमिन कर पाओगे, क्या डिटरमिन कर पाओगे, नेचर, टाइमिंग, एनटीई और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर नेसेसरी टू ऑब्टेन साई। दिस एविडेंस इनेबल, पूरी लाइन वही आ जाती है, बार बार एक ही बात बोलता है कि हम लोग ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। याद रखना, पहले बता चुका हूँ चैप्टर नंबर 1 में, प्रोसीजर परफॉर्म करने से तुम्हें क्या मिलता है, साई ऑब्टेन, एविडेंस ऑब्टेन करते हो, फिर उसको तुम इवेल्युएट करते हो, फिर वो तुम्हें इनेबल करता है ड्रॉ कंक्लूजन और एक्सप्रेस ओपिनियन, ठीक है। दिस एविडेंस इनेबल द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एक्सट्रीमली लो लेवल ऑफ रिस्क। बस लिख दोगे ना भाई। हम लोग असेस करते हैं इसको, इसका डेफिनेशन नहीं आता, इसमें आता है हम इसको असेस करते हैं, इसमें आता है रिफर्स टू, इसमें आता है असेस्ड इन ऑर्डर टू डिटरमिन एनटी। एनटी डिटरमिन करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, असेस, आर असेस्ड इन ऑर्डर टू डिटरमिन एनटी ऑफ फैब। फैब जरूरी होता है नेसेसरी टू ऑब्टेन साई, साई जरूरी होता है जो ऑर्डर को इनेबल करता है ओपिनियन एक्सप्रेस करने में, ठीक है, बस खत्म। ऑडिट रिस्क पढ़े, उसमें 2 पार्ट पढ़े, रोम और डीआर। रोम 2 लेवल पे होता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे और एक असर्शन लेवल पे, ठीक है। कल पढ़ेंगे असर्शन लेवल पे भी 2 तरह के होते हैं, 2 पार्ट हो जाते हैं, इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं अपन इसको, एक कंट्रोल रिस्क और एक इनहेरेंट रिस्क। इसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई आज की क्लास में। ऑडिट रिस्क के कितने पार्ट, पहला पार्ट रोम और दूसरा पार्ट डीआर। रोम 2 लेवल पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और असर्शन लेवल पे कल 2 पार्ट पढ़ेंगे अपन। दिमाग में पूरी इमेज आ गई, कंट्रोल और इनहेरेंट, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाबा टेक केयर, हैव अ नाइस डे।